जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो संविधान है इसका जो बेसिक फीचर्स है इसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो ये जो इंडियन पॉलिटी है ये भारत के संविधान के ऊपर बेस करके यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करके ही बनाया गया है। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसका जो कुछ बेसिक्स है उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद देखेंगे कि भारत के लिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका महत्व क्या है। फिर भारत जैसे डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ को लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। A written or unwritten set of fundamental laws and principles that define a country's government and its power and the rights of its citizen। इसका मतलब ये हुआ किसी भी देश के अंदर उसका गवर्नमेंट कैसे उस देश को रूल करेगा, उसका फंडामेंटल्स लॉज जो रहेंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, उसको मानते हुए कैसे उस देश के अंदर वो जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो कैसे उस देश को रूल करेगा। फिर उस गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगे, फिर उस देश के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे उसके पास क्या क्या पावर होंगे, फिर देश के जो सिटीजन्स है उसका क्या क्या राइट होगा। ये सारे चीज़ को जब हम एक डॉक्यूमेंट के आकार में लिख लेते हैं उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का जो एक सेट बनता है उसी सेट को हम लोग उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हर देश के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन दो फॉर्म में हो सकता है। एक हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ आप किसी भी भारत देश के अंदर या तो भारत के बाहर भी किसी भी अच्छे लाइब्रेरी में आप जाओ, जाके बोलो कि हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो लाइब्रेरियन आपके हाथ में एक किताब पकड़ा देगा। तो उस किताब के अंदर भारत के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सारे चीज़ उस किताब में अंदर लिखा हुआ है, वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगा और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, जान पाओगे। ये हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा हो गया यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एक किताब के फॉर्म में है ही नहीं। तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के आकार में, एक बुक के आकार में कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकता है, तो तब जाके उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसे किताब के आकार में नहीं रहता है, वो हायर अथॉरिटी के पास यानी सरकार के पास रिटन आकार में तो रहता है लेकिन एक किताब फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक किताब फॉर्म में भी यानी बुक के आकार में वो रहता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किताब फॉर्म में नहीं रहता है। तो यही है बेसिक डिफरेंस। ये छोड़ के भी बहुत सारे डिफरेंसेस है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, ये सारे चीज़ हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं मीनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत जैसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया जो है ये एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब भारत के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है जो कि हमारे प्रेसिडेंट होता है। और भारत के अंदर जो भी देश का जो इंटरनल पावर है, जो शक्ति है, वो भारत के लोगों से आता है। तो इसीलिए भारत को एक रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, क्योंकि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, वो उस गवर्नमेंट को भारत के लोग ही वोट देके चुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भारत के देश के अंदर जो पार्टी पावर देश को शासन करेगा उसको कौन चुनेंगे, उसको भारत के जनता चुनेंगे। तो यानी अगर घुमा के देखें तो जो इंटरनल पावर है, जो वोट का जो पावर है, सरकार चुनने का जो पावर है, वो लोगों के पास यानी भारत के पब्लिक के पास रहता है। तो इसीलिए भारत को डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है और एक रिपब्लिकन कंट्री भी है। तो भारत पहले एक रिपब्लिक कंट्री है, उसके बाद लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड बाय पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। फिर क्या हो गया, जब वो गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा चुन के आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ सुप्रीम लॉज को मान के ही देश को शासन करता है। या इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई गवर्नमेंट अपने हिसाब से चुन के आ गया, पब्लिक ने उसको चुना और आपने हिसाब से लॉ बनाया, उसको चेंज किया, फिर कुछ भी किया, ऐसा नहीं कर सकता।
वो गवर्नमेंट चुन के आया तो उसको ये जो कुछ सुप्रीम लॉज जो पहले से लिखा हुआ है उसी लॉज को फॉलो करके ही देश को आगे चलानी है और देश को डेवलपमेंट के राह में लेके जानी है। तो उसी सारे लॉ कहाँ पे लिखा हुआ है? वही सारे लॉ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लिए सुप्रीम लॉ बुक हो गया है। जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसी को मान के ही देश को आगे लेके जानी है जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ बुक हो गया भारत के गवर्नमेंट के लिए, भारत और भारत के लोगों के लिए, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत के अंदर जो सिटीजन्स है उसका जो राइट्स है वो भी लिखा हुआ है। तो एक तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत के लोगों के लिए, भारत के गवर्नमेंट के लिए ये एक गीता समान, भगवत गीता समान एक किताब हो गया जिसको मान के हमें आगे जानी है। एक तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही हमारे माई बाप हुए। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो हम थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में देखा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम इलाबोरेटली उसका जो डिफरेंसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कोडिफाइड होता है, यानी एवरीथिंग इन वन बुक, एक किताब के आकार में उसको लिखा जाता है। तो ये हो गया पहला। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नॉन कोडिफाइड, यानी एक सिंगल बुक के आकार में वो नहीं रहता है। वो पार्लियामेंट के अंदर या तो किसी हाईली सिक्योर्ड ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो डॉक्यूमेंट के आकार में रहता है, लेकिन एक किताब जैसा नहीं रहता है कि हर लाइब्रेरी में उसको मिल जाएगा। जैसे कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी लाइब्रेरी में जाओ आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मांगो, आपको नई किताब के आकार में नहीं मिलेगा। कोई आम इंसान उसको नहीं पढ़ पाएंगे, उसका रूल कानून जो भी है गवर्नमेंट से जो अनाउंस होगा उसको जान के ही बैठना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। फिर हो गया डिस्टिंक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अदर्स लॉ। जब आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज लिखे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, फिर जो भी लॉज लिखा, सिटीजनशिप कैसे मिलेगा आपको, ये सारे चीज़, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है उनमें लिखा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज, राइट टू प्रॉपर्टी, जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। और बाकी जो लॉज सरकार ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, तो उस सारे लॉज को अदर्स लॉ में गिना जाता है। जैसे कि राइट टू फूड, फिर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 में बनाया गया था, फिर लीगल राइट स्टैट्यूटरी लॉ, फिर जो आईपीसी था जो कुछ दिन पहले ही चेंज होके नए संहिता बना, जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी था, क्रिमिनल जो लॉज होते थे, उन सारी चीज़ को अदर्स लॉ में गिना जाता है। लेकिन ऐसे डिस्टिंक्ट आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन किताब के आकार फॉर्म में नहीं रहता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्या अदर्स लॉ है, सारे कुछ एक ही तरीके से लिखा हुआ, एक ही जगह पे सेट बना के रखा हुआ है। तो ऐसे डिस्टिंक्ट आप नहीं कर पाओगे रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनैक्टेड डेट रहता है। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से चालू हुआ था, उस डेट से पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। तो एक डेट रहता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऐसे कोई एक्टिवेशन डेट नहीं रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। फिर चौथा जो डिफरेंस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दैट बॉडी क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन। जब ऐसे किताब फॉर्म में लिखा जाता है तो उसमें पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहता है, जो कि आज़ादी के बाद हमारे देश में बना था, जिसका जो लीडिंग कैरेक्टर था, जो हेड कर रहे थे, वो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कर रहे थे। और तो उनके अंडर में बहुत सारे और भी लोग थे जो एक साथ मिल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म में रहता है तो उस टाइम तब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बॉडी भी रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। जो बेसिक फॉर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन वही बन के आ गया, फिर हम अमेंड करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी अमेंड नहीं हुआ, अमेंड होता रहता है, कुछ लॉज चेंज होता रहता है, कुछ लॉज को अमेंड किया जाता है, जैसे कि 370 चेंज हुआ। ये सारे चीज़ आर्टिकल्स पार्ट जो भी है वो अमेंड होता रहता है। लेकिन जो बेसिक फॉर्म है वो फॉर्म 1949 में बी आर अम्बेडकर जी बना के चले गए थे। वो मेन फॉर्म वही बना था। अब उसके बाद कोई भी
चेंज होता है, तो लेकिन उसका बेसिक फॉर्म जो है वो 1950 में ही बन के एक्टिव हो गया था। लेकिन ऐसे अनरिटन फॉर्म जब होता है उसमें ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रहता है, क्योंकि एक एक करके लॉ आ रहा है, वो ऐड हो रहा है, फिर 5 साल बाद 2 लॉ आया, फिर 2 साल बाद 3 लॉ आया, ऐसे करके ऐड होता गया। तो ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म नहीं होता है। अब पांचवा जो डिफरेंस है वो क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड, दोनों हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये 2 कैरेक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंड करना है, अगर देश के लिए अगर कोई लॉ को चेंज करनी है जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो उसको अमेंड कर पाना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन का आप चेंज उतना आसानी से चेंज कर ही नहीं पाओगे। अगर चेंज करनी है तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, बहुत सारे चीज़ें चेंज करके फिर उसको आपको चेंज कर पाओगे। जैसे कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी हम अगर देश के हित के लिए कोई लॉ को चेंज करनी है जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, जैसे कि हम लोगों ने 370 आर्टिकल को चेंज किया, उसको एबोलिश कर दिया, तो ये देश के हित के लिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश के एक हिस्सा होके भी देश से बिछड़ा हुआ था ये 370 आर्टिकल की वजह से। तो वो जब हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ और भी अच्छी तरीके से जुड़ गया, ये देश के हित के लिए था। तो जब हित के लिए कुछ अच्छे काम करोगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लॉ को अगर चेंज भी करना है तो उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका भी जो प्रोसीड्योर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे के गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम एक तरीके से रिजिड है, उसको कि हम लोग यूएस का जो गवर्नमेंट है वो इतने जल्दी से उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ समझनी है यहाँ पे हम लोग तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फ्लेक्सिबल बोल दिया, लेकिन ये एक मामले में रिजिड भी है। मान लीजिए बहुत सारे प्रोविज़न है जिसमें आप सिंपल मेजोरिटी, यानी पार्लियामेंट के अंदर जितना भी एमपीज बैठे हुए हैं उनसे वोट लिया गया और 50% वोट मिल गया तो उस लॉ को, उस बिल को एक्ट बना देते हैं और उसके बाद लॉ बन जाता है, तो यानी अमेंड हो जाता है। बहुत सारे केस में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ये पास करवाने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मतलब फ्लेक्सिबल और रिजिड का जो मिक्सिंग है, एक बहुत सारे अच्छी तरीके से सिंथेसिस करके बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कई मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है, कई मामले में रिजिड भी है। लेकिन यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, और जो अनरिटन हो, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है लेकिन एकदम रिजिड है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है लेकिन फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों चीज़ आपको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। अब अनरिटन जो है वो क्या है? अनरिटन ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसमें हर महीने के, साल के बाद, कुछ महीने के बाद आप कोई भी लॉस को ऐसे ही चेंज कर पाते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पावर पार्लियामेंट के पास होता है, तो वो अपने हिसाब से लॉ को इधर उधर करते हैं। जुडिशरी का भी इस मामले में पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब आते हैं उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ रहता है कि फेडरल फॉर्म में पावर डिवीज़न करके लिखा जाता है। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब किसी भी देश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और बहुत सारे रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये जो फॉर्म है, पॉलिटिकल जो फॉर्म है, इसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगे उसको अलग अलग करके एकदम डिफाइन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा ये है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक क्या क्या पावर होंगे और किसका पावर ज़्यादा होगा, ये सारे चीज़ एकदम डॉक्यूमेंट तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है। तो आगे जाके कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अनरिटन फॉर्म में क्या होता है? अनरिटन गवर्नमेंट के फॉर्म में यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन यूनियन गवर्नमेंट रहता है, उसके पास भी ज़्यादा एकदम पावर रहता है, सारे पावर उसके पास ही रहता है। और जो रीजनल यानी जो स्टेट गवर्नमेंट या तो रीजनल जो गवर्नमेंट होता है वो इसी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना पावर को लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पावर ले रहा है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन से।
लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पावर ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को ना पावर दे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे स्टेट का भी एक मत है कि स्टेट अपने सीधा जो पावर है, जो उसका पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो ये है डिफरेंस। अब हम देखेंगे व्हाई सुप्रीम लॉज बुक ऑफ, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के जो गीता यानी सुप्रीम लॉ बुक क्यों बोला जाता है। एक्चुअली जो भी भारत के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, ये सारे चीज़ कौन देता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो भारत का जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वही कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो भारत का जो कॉन्फ़िगरेशन है, पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर एक चुनी हुई गवर्नमेंट का क्या क्या पावर होगा, उसके अंदर लेजिस्लेचर का क्या पावर होगा, कितना पावर होगा, फिर उसका एग्जीक्यूटिव का क्या क्या पावर होंगे, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जुडिशरी कैसे काम करेंगे, ये सारे चीज़ किसको कौन बोल रहा है, हमें कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो जुडिशरी रुक जाएगा, लॉ बनेगा नहीं बनेगा, अगर बन भी गया तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा उसका। अगर कोई बुरा लॉ बन गया जो देश के लिए ख़राब है, जनता के लिए ख़राब है, उसको वेरीफाई करने के लिए जुडिशरी नहीं बचेगा। तो ये सारे चीज़ जो पावर जो सिस्टम है वो कहाँ से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। फिर भारत के अंदर, देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं उसका फंडामेंटल राइट्स क्या है और देश के प्रति उनका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये क्या है, ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंटेशन तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है एकदम, जो हमें माननी है और हमें राइट्स मिलनी है और जो ड्यूटीज़ है वो हमें नागरिक को माननी भी है, करनी भी है। और डीपीएसपी, उसके बाद आता है डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ गाइड पॉलिसी मेकिंग। देखिए डीपीएसपी एक ऐसा चीज़ है जो अगर देश को आगे लेके जानी है तो भविष्य में क्या क्या तरीके से काम करनी है, क्या क्या लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या लॉज को बनानी है, जनता के उपकार के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, उसका इंस्ट्रक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे के गया हुआ है। वो उसका इंस्ट्रक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया हुआ है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम पे डीपीएसपी के नाम पे है। मतलब जो चीज़ अभी तक, जो अच्छी चीज़ अभी तक नहीं किया हम लोगों ने, वो कैसे भविष्य में जाके करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, जो पाथवे होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। तो सोचिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितना, उतना 1949 में जो बना वो कितना एडवांस था, जो आगे जाके हमें क्या क्या करनी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंस्ट्रक्शन देके गया हुआ है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बी आर अम्बेडकर जी और उसके जो साथी थे उन सारे लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर ही हमारे जो आगे का दिन आने वाले हैं उसको, उसमें हम कैसे कैसे काम करेंगे उसका इंस्ट्रक्शन भी दे के रखे हैं। फिर लास्ट में क्या देखेंगे, रूल ऑफ अमेंडिंग और चेंजिंग इटसेल्फ। वही मैं बोल रहा था, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद को बदलने की कोई भी मौका नहीं देता, लेकिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश की हित के लिए, जनता की हित के लिए अपने आप को सुधारने का भी मौका पार्लियामेंट को देता है, अपने आप को चेंज करने का जो मौका है वो पार्लियामेंट को देता है। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ अमेंडिंग और चेंजिंग इटसेल्फ। ये जो सोच है, मतलब उस टाइम का सोच लीजिए, 1949 में बैठ के जो देश एकदम से आज़ाद हुआ, जिसके पास उतना ना इकोनॉमिकल पावर था ना कुछ था, खाने के लाले पड़े हुए थे, उस टाइम में बैठ के इतना एडवांस सोच पाना, ये बी आर अम्बेडकर जी और उनके जो साथी थे यही लोग कर सकते थे। तो उन्होंने उसी टाइम में बैठ के अगर भविष्य में जाके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल को चेंज करके, लॉ को चेंज करके देश के लिए हित में कोई डिसीजन अगर पार्लियामेंट लेना चाहता है तो उसका जो प्रोविज़न है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर लिख के गया हुआ है। तो ये सारे चीज़ों के वजह से, ये मेन 5 कारण के वजह से भारत के अंदर इसको सुप्रीम लॉ बुक बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्जा है, जो उसका जो रिस्पेक्ट है भारत के अंदर, वो सब भारत के अंदर अगर किसी किताब का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है वो यही है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखेंगे व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो क्या होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, हम संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है। तो उसके बाहर जाके गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करेगा तो
जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उस गवर्नमेंट को पकड़ लेगा। तो इसीलिए प्रिवेंट आर्बिटरी रूल्स एंड डिक्टेटरशिप और आर्बिटरी रूल्स यानी मनमानी, गवर्नमेंट की मनमानी को रोकने के लिए ये जो भी प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। और क्लैरिफाई द पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब लॉ कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, फिर उस लॉ उसके बाद एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब उस लॉ को कौन कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी उसको लागू करेगा, उसको अप्लाई करेगा। ये सारे चीज़ कैसे होंगे, उसका जो लोग उस काम करेंगे, जैसे कि चुनी हुए सरकार, उनके एमपीज, नेताज, फिर जो सिविल सर्वेंट है वो सारे लोग कैसे, उसके बाद कितना पावर होंगे, वो कैसे काम करेंगे, ये सारे चीज़ पूरी की पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फिर जुडिशरी कैसे काम करेगा, इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेगा जुडिशरी, इसका प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सारे चीज़ नहीं रहेंगे, ये क्लैरिफिकेशन अगर नहीं रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमारे पास डेमोक्रेसी रहता ही नहीं, क्योंकि चुनी हुई गवर्नमेंट अपने मनमानी करेगा। फिर वो अपने वोट लेने का जो सिस्टम है, वोट नहीं करवाएगा सामने जाके, फिर क्या होगा, फिर एक देश के अंदर एक डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा हुआ है कि डिक्टेटरशिप अगर चालू होना भी चाहे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुडिशरी उसको रोक देंगे। अगर जुडिशरी कुछ गलत काम करने जाएंगे तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है वो जुडिशरी को पकड़ लेंगे। तो ऐसे करके पूरा का पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। फिर क्या, डिफाइन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड इलेक्शन, कैसे भारत के अंदर इलेक्शंस होंगे, फिर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगे, यानी फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ अच्छी तरीके से डिफाइन करके डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्योंकि देश के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर देके रखा हुआ है, इसी तरीके से फेडरल सिस्टम मेंटेन होता है और एक तरीके से मान लीजिए डेमोक्रेसी भी मेंटेन होता है। फिर क्या, प्रोटेक्ट सिटीजन इट्स राइट्स, सिटीजन का जो राइट्स है उसको क्या क्या राइट्स है, उसका प्रोटेक्शन कैसे सिटीजन को करनी है, ये सारी चीज़, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। गवर्नमेंट चाह के भी कोई सिटीजन के साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंस्ट्रक्शन देखे गया है उसी को मानना पड़ेगा। फिर क्या आता है, फिर एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रूल ऑफ लॉ। यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इटसेल्फ। भारत के अंदर लॉ के सामने यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो भी लॉज है, उस लॉज के सामने हर एक इंसान इक्वल है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई एमपी हो, एमएलए हो, या तो चीफ मिनिस्टर हो, या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, या तो आम इंसान हो, एक गरीब मोची हो, एक रिक्शा टानने वाला हो, एक टैक्सी ड्राइवर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, हर कोई लॉ के सामने एकदम इक्वल है। लॉ के ऊपर कोई नहीं है, भारत के अंदर लॉ के ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये रूल ऑफ लॉ, ये एस्टेब्लिश करना, यही मेन प्रायोरिटी था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो चीज़ हमारे डेमोक्रेसी को हमेशा सेफगार्ड करता है। और टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रिप्रेजेंट विजन एंड वैल्यू ऑफ नेशन, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और जस्टिस, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही भारत अपने, उसका जो नागरिक है वो अपने दिल में जो आशा आकांक्षा है, वो भारत का जो आशाएं है उसको देश के दुनिया के अंदर अपने ताकत बढ़ानी है, दुनिया के अंदर विश्वगुरु बननी है, फिर अपनी इकोनॉमी को एक बहुत ही ऊंची लेवल पे, अभी चौथा नंबर पे है, फिर हम तीसरे नंबर पे जाना चाहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके चाइना और अमेरिका को छूना चाहते हैं इकोनॉमी के मामले में। ये सारे जो सोच है, हमारे जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे जो एस्पिरेशन है, लोगों की जो आशाएं है, जो आकांक्षा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दुनिया के सामने आता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे विजन एंड वैल्यू ऑफ द नेशन, हमारे नेशन का वैल्यू और उसका विजन, सामने आगे जाके जो विजन क्या है, और हम लोग जो लिबर्टी, डेमोक्रेसी और जस्टिस, इन तीन चीज़ को, यानी स्वाधीनता, डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र और जस्टिस, ये तीन चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट, हम कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दुनिया के सामने आता है। और हमारे जो डेमोक्रेसी का जो स्टैंडर्ड है, जो बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है हमारे डेमोक्रेसी का, जो आसानी से टूटने वाला नहीं है, जो एक इनर बॉन्डिंग है हमारी डेमोक्रेसी का, ये सारी चीज़ दुनिया के सामने आता है और हम लोग
एक प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया का एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। कोई भी अच्छे काम होते हैं तो हम मिल के करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई आपदा, कोई कैलामिटी सामने आता है तो उसके खिलाफ भी हम मिल कर लड़ते हैं और देश को आगे लेके जाते हैं और डेमोक्रेसी को दुनिया के सामने प्रमोट करते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेलिएंट फीचर्स है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।